यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आज से आपको लाइब्रेरियन साइंस की यानी DSSSB की क्या आपको लाइब्रेरियन की क्लास मिलेगी। लाइब्रेरियन की यानी लाइब्रेरी की आपकी क्लास चल रही है। आज आपका फर्स्ट डे है। आज से आपको डेली क्लास मिलेगी। लाइब्रेरियन की आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। लाइब्रेरियन की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपका एग्ज़ाम जो है वो कब है? 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। नेक्स्ट मंथ आपको 18 मार्च में सैटरडे के दिन क्या आपका एग्ज़ाम होगा। सैटरडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा जो कि क्या तीनों शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट में क्या आपका एग्ज़ाम है। 2 घंटे का आपको टाइम है। 2 घंटे का क्या आपका टाइम है। 2 घंटे में आपको एग्ज़ाम करना है। तो टाइम क्या है? टाइम पीरियड है आपका 2 आवर यानी 2 आवर 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा जिसमें क्या आपको एग्ज़ाम करना है। 18 मार्च में ये आपका एग्ज़ाम होना है। सैटरडे के दिन शनिवार के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। आज से आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। आज से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। लाइब्रेरी में आपको सिलेक्शन यानी DSSSB में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो डेली क्या आपको क्लास करनी होगी। कंटिन्यू आपकी जो क्लास चलेगी आप उन्हें लीजिए जिससे आपकी प्रिपरेशन बेस्ट अच्छी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। चलिए आपके लिए कुछ लाइनें लिखी हुई है। आपके लिए कुछ लाइनें लिखी हुई है। जीत और हार आपकी सोच पर डिपेंड करती है। जो जीत है और हार है वो क्या आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करेगी। आपकी सोच पर निर्भर करती है कि आप कैसा सोचते हो। यानी आप जीतना चाहते हो या हारना चाहते हो। दैट मीन कि अगर आपने मान लिया चलो एग्ज़ाम है कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह आपने जो दिन है वो टालते रहे तो क्या एक दिन आपका एग्ज़ाम आ जाएगा और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो हो ही नहीं रहेगी। तो फिर आपको डर रहेगा पता नहीं एग्ज़ाम आपने तो प्रिपरेशन भी नहीं की ये वो इस तरह। तो इसलिए क्या आपको अभी से आपको तैयारी करनी है क्योंकि आपके पास पूरा 1 मंथ भी नहीं है क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। बीच में आपकी होली भी है। होली के 2 से 3 दिन के आपके जो 2 से यानी एक जो 2 से 3 दिन के आपका होली में ख़राब हो जाएगा। यानी कि होली जो है आपकी होली में क्या आपके 2-3 दिन ऐसे ही चले जाएंगे। होली मनाने में तो 2-3 दिन आपके वहाँ पर वेस्ट हो गई। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने दिन बचते हैं? कुल मिलाकर आपके जो दिन बचेंगे आपके कितने दिन बचते हैं? ऐसे ही बचते हैं 20-25 दिन मान के चलिए आपके पास 20 दिन आप मानिए कि 20 दिन क्या आपके पास बचते हैं। तो 20 दिन में आपको पढ़ाई करनी है। 20 दिन बचते हैं आपको। 20 दिन में आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है जिसके साथ साथ आपको थ्योरी भी आपकी थ्योरी की क्लास भी कंटिन्यू चलेगी और साथ साथ क्या आपको थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। थ्योरी की क्लास भी होगी और आपकी जो क्वेश्चन की क्लास भी आपको साथ साथ मैराथन क्लास आपको मिलेगी जिसमें आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे और उसी के साथ साथ आपको थ्योरी क्लास भी मिलेगी जिससे आपका साथ साथ का टॉपिक भी आपके क्लियर होते रहे। साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मिलते रहे। क्वेश्चन भी आपको मिलते रहे। तो इसमें क्या था अगर आपने मान लिया तो क्या होगी आपकी हार होगी। और अगर आपने ठान लिया कि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको DSSSB में क्या सिलेक्शन चाहिए, लाइब्रेरियन की पोस्ट जो है वो आपको चाहिए तो उसके लिए क्या आपको एफर्ट्स करने होंगे, मेहनत करनी होगी तभी क्या आपको सिलेक्शन होगा। तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने कल परसों इस तरह अगर आपने दिन टालते रहे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या आपको ठानना होगा कि अब की बार तो सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेना है यानी लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है आपको उस पर जो पोस्ट है आपको उस पर सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए अब आपको मेहनत करनी होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये आपका सामने जो है आपका DSSSB यानी DSSSB लाइब्रेरियन की मैराथन क्लास होगी। आपकी जो क्लास होगी वो मैराथन क्लास होगी। मैराथन क्लास आपको मिलेगी DSSSB लाइब्रेरियन। इसके साथ साथ क्या आपको जो DSSSB की आपकी लाइब्रेरियन क्लास आज से स्टार्ट होनी है ये तो आपके आज से स्टार्ट होगी और साथ साथ जो आपको KVS की आपकी जो क्लास चल रही है वो क्या आपकी कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। कंटिन्यू आपकी KVS की क्लास भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो DSSSB के साथ साथ आपकी जो KVS की जो क्लास है वो भी आपको साथ साथ मिलती रहेगी। तो जो भी बच्चे
चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो वो यूट्यूब चैनल जो आपका है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी जो नोटिफिकेशन है आपको उसको भी ऑन करके रखें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक आपको करना है आपसे। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपका दिया गया है क्लास फर्स्ट। ये आपकी कौन सी क्लास है? पहली क्लास है, आपकी क्लास पहली है क्योंकि आज से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास आपकी आज से चलेगी तो ये क्लास कौन सी होगी? आपकी पहली क्लास होगी। बच्चे ध्यान, यानी 18 मार्च को आप देख लीजिए, 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो कब आपका एग्ज़ाम होगा? 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। तो 18 मार्च के आपके पास कितने दिन बचते हैं? पूरा आपके पास एक मंथ भी नहीं बचता। अप्रोक्स आप लगा के चलिए 20 दिन, आपको 20 दिन आपके पास, क्योंकि बीच में कुछ दिन ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते, तो 20 दिन मान के चलिए आपके पास बचते हैं। कितने दिन आपके पास बचेंगे? 20 दिन आपको पास बचेंगे। तो 20 दिन में आपको तैयारी करनी है, अपनी 20 दिन में आपको तैयारी करनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सजेस्ट बुक्स फॉर ऑल। तो विच कौन सा नियम है जो लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है, कौन सा वो नियम है जो सभी के लिए पुस्तकें सुझाता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है आपका वो जो सभी के लिए क्या है? पुस्तकें सजेस्ट करता है, सुझाता है। ऑप्शन ए थर्ड लॉ तीसरा नियम, ऑप्शन बी फिफ्थ लॉ पांचवा नियम, ऑप्शन सी फर्स्ट लॉ पहला नियम, ऑप्शन डी सेकंड लॉ दूसरा नियम। तो बताइए कौन सा होगा वो? कौन सा नियम है आपका? वो दूसरा नियम है। कौन सा नियम होगा? सेकंड लॉ, दूसरा नियम जो है आपका वो सभी के लिए क्या है? पुस्तकें सुझाता है। तो सेकंड लॉ जो आपका दूसरा नियम होगा, दूसरा जो नियम है आपका, दूसरा नियम क्या है? सभी के लिए पुस्तकें सुझाता है। दूसरा नियम सभी के लिए क्या होगा? सभी के लिए पुस्तकें सुझाता है। तो दूसरा नियम आपका क्या है? सभी के लिए पुस्तकें सुझाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, जो कि सेकंड लॉ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट इज ए रेफरेंस टूल पब्लिश्ड बाय। तो ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपका ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट है, ब्रिटिश बुक इन प्रिंट है, वो क्या है? एक संदर्भ टूल है, जो एक संदर्भ उपकरण है जो पब्लिश पूछा गया है कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो पब्लिश्ड बाय यानी कि प्रकाशित किसके द्वारा किया गया है? ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट क्या है? आप ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट आपका एक संदर्भ उपकरण है। एक संदर्भ क्या होगा? एक संदर्भ उपकरण है, एक संदर्भ उपकरण है। पूछा गया है कि इसे पब्लिश्ड करने वाले कौन है? तो किसने पब्लिश की थी? आपकी ऑप्शन ए क्या आपके? हार्पर कॉलिंस, ऑप्शन बी पेंगुइन रैंडम हाउस, ऑप्शन सी जे वाइटेकर एंड सन्स, ऑप्शन डी आर बोकर। तो बताइए ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट एक संदर्भ उपकरण है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये प्रकाशित की गई थि जे वाइटेकर एंड सन के द्वारा। तो किसके द्वारा? क्वेश्चन सेकंड आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड क्या होगा आपका? इम्पोर्टेंट है। जो की बुक थी कौन सी? जो वाइटेकर एंड सन्स ने जो बुक पब्लिश की थी, प्रकाशित की थी, वो कौन सी बुक थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लगे तो वो कौन सी बुक्स होगी? ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट है। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट जो है वो आपकी जे वाइटेकर और सन्स ने पब्लिश की थी, जो कि क्या है? एक आपका संदर्भ उपकरण है। एज आ रेफरेंस टूल, ये क्या आपका एक रेफरेंस टूल है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आपका क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है द बुक। क्वेश्चन थर्ड क्या आपका? ये क्वेश्चन
थर्ड आपका द बुक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। क्वेश्चन थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम होंगे, जितने भी आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम होते हैं, चाहे फिर वो KVS हो, DSSS हो, या फिर जो राजस्थान वाला होता है आपका, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, कोई सा भी ISRO हो, कोई भी आपका एग्जाम हो जो कि रिलेटेड किससे हो, लाइब्रेरियन से हो, तो उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आपका दिया गया है जो बुक है आपकी, जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो प्रथम यानी कि पहली बार जो प्रकाशित की गई थी वो कब की गई थी, तो प्रकाशित का साल पूछा गया है, कौन से वर्ष में, कौन सी साल में, कौन से वर्ष या फिर कौन से ईयर में कौन सी पुस्तक पूछी गई है। द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि पुस्तक थी ये कौन से ईयर में प्रकाशित की गई है, पब्लिश की गई है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन ए 1932 1932, ऑप्शन बी 1951 1951, ऑप्शन सी 1931 1931, ऑप्शन डी 1941 1941। तो बताइए जो बुक है आपकी, जो पुस्तक है कौन सी, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये पहली बार जो प्रकाशित हुई थी वो कौन से ईयर में, कौन से साल में प्रकाशित की गई थी, तो 1931 में ये प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी, 1931, 1931 में ये प्रकाशित की गई थी। कब, 1931 में ये प्रकाशित की गई थी। कौन सी पुस्तक, जो आपकी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ये पहली बार जो प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी, वो 1931 में हुई थी। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी आपका राइट है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 4 में आपका यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP वाज मेंशन्ड बाय। तो जो प्रकाशन है आपका, जो क्वेश्चन में पूछा गया, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP, जो प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता UAP द्वारा बनाए रखा गया था। UAP द्वारा क्या बनाए रखा गया था, तो क्या रखा गया था बताइए, वाज मेंशन बाय, तो किसके द्वारा बनाया रखा गया, आपको बताना है किसके द्वारा, यानी जो मेंशन यानी द्वारा जो आपका बनाया रखा गया, तो किसके द्वारा जो प्रकाशन, इसका क्या होगा आपका, जो इसकी हिंदी बनती है आपकी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता। प्रकाशन की, देखिए आपका हिंदी में इसको बोलेंगे प्रकाशन की सार्वभौमिकता, प्रकाशन की सार्वभौमिकता उपलब्धता। तो जो आपकी प्रकाशन की सार्वभौमिक क्या होगी, उपलब्धता। तो प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता UAP क्या है आपकी, UAP आपका बनता है। तो ये किसके द्वारा बनाई रखी गई थी, तो बताए किसके द्वारा आपको बनाई रखी थी, क्या जो प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता है UAP वो किसके द्वारा बनाई रखी, तो मेंशन किसके द्वारा हुई थी, मेंशन बाय। ऑप्शन ए इफला, ऑप्शन बी ICSU, ऑप्शन सी FID, ऑप्शन डी क्या आपका IASLIB। तो बताइए जो आपकी इफला होगी, ICSU है, FID है, इनकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो यूनिवर्सल UAP आपका, अगर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 जैसे आपका यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन दिया है, इसकी जगह आपको UAP वाज मेंशन्ड बाय दिया जाता। अगर आपको फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन का कैसे पता लगाओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनता है। तो इसलिए कि आपको फुल फॉर्म भी आपको उसकी पता होनी चाहिए। तो UAP की फुल फॉर्म क्या आपकी, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यानी UAP की जो फुल फॉर्म है आपकी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन है। तो ये किसके द्वारा मेंशन की गई थी, ये मेंशन की गई थी आपकी इफला के द्वारा। किसके द्वारा, इफला के द्वारा ये मेंशन की गई थी। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन है क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इफला, इसका राइट आंसर। इफला की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, इफला की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी,
चलिए क्वेश्चन फोर्थ में आपका था, क्वेश्चन फोर्थ जो आपकी प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता थी, प्रकाशन की क्या सार्वभौमिक उपलब्धता थी आपसे इफला की फुल फॉर्म यानी कि, चलिए अब आपके जो ऑप्शन में आपको दिया गया है इसका राइट आंसर क्या था, आपका इफला था। इसका राइट आंसर क्या था, आपका इफला था। इसमें पूछा गया इफला यानी जो इफला है इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी वो क्या होगी, इफला की जो फुल फॉर्म आपकी बनती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, फुल फॉर्म होगी आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, इसकी इफला की फुल फॉर्म है। इफला की आपकी जो इफला का फुल नेम है वो क्या है, आपका पूरा नाम होगा इसका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसका जो ये फाउंड यानी जो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना अगर आपकी की गई थी तो स्थापना इस्टेब्लिश्ड यानी जब फाउंडेड बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं आप, फाउंडेड भी बोल सकते हैं। तो कब गई थी, 1927 में। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए। मुख्यालय इसका कहाँ पर होगा, इसका मुख्यालय आपका है द हैग जो कि कहाँ पर है, जो कि आपका नीदरलैंड में है। द हैग नीदरलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका, इसका हेडक्वार्टर होगा। तो ये क्या तीनों जो तो आपको चीज़ यानी एक तो आपको इफला की जो फुल फॉर्म है पूरा नेम है यानी पूरा फुल नेम आपको इफला का पता होना चाहिए। तो इफला का पूरा नाम क्या आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। और जो इसकी स्थापना यानी कि इस्टेब्लिश्ड हुई थी, ये कब हुई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1927 में की गई थी। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपका है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो है आपका द हैग यानी नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर होगा। नीदरलैंड में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट है आपका ICSU। तो ICSU का फुल नेम क्या होगा आपका, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस। ये आपने देखा इफला का क्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट होगा अब आपका नेक्स्ट क्या आपका ICSU। तो ICSU जो है आपका चलिए थोड़ा सा साइज का कम करते हैं। ICSU आपका है, ICSU का पूरा नाम क्या आपको इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस। तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस किसका पूरा नेम है, फुल नेम किसका होगा, ICSU का पूरा नेम है, पूरा नाम है। जो फाउंडेड हुई थी यानी जो इसकी फाउंड कब हुई थी, ये फाउंड हुई थी आपकी 1931 में, 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर होगा आपका, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ICSU का जो हेडक्वार्टर है आपका वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। कहाँ पर, पेरिस में है यानी फ्रांस, पेरिस जो कि फ्रांस में यानी पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर होगा, इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस इसका क्या है, इसका पूरा नेम है इंटरनेशनल ICSU इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस, इसका पूरा नेम होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, इसे फॉर्मली क्या आपको इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस है इसका। चलिए ICSU आपने देख लिया, इसको फॉर्मली क्या आपको आप बुला सकते हैं, क्या नाम देखते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस। इंटरनेशनल ये आपका जो ICSU अगर आप देखते हैं तो फॉर्मली क्या नाम होता है इसका, इंटरनेशनल
इसका क्या, यू से आपका बनता है यूनियंस, यू से क्या बनेगा आपका, यूनियंस आपका बनेगा, यू से क्या होगा आपका, यूनियंस होगा। तो यू से क्या बना आपका, यूनियंस आपका बनता है। तो इसका जो आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस, यूनियंस आप इसे बोल सकते हैं। तो इसका जो आपने देखा, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो पेरिस में है, फ्रांस में आपका हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्थापना थी जो वो 1931 में की गई थी, 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपने एक एक करके आप देख रहे हो। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पर देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपकी, नेक्स्ट है आपकी FID। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे FID का बारे में देखते हैं। तो FID है आपका, चलिए आपसे जो थर्ड नंबर यानी सी ऑप्शन आपका FID का फुल फॉर्म क्या होगा, FID का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्या होगा, इंटरनेशनल, FID की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल, इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। एंड क्या है आपकी, डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या आपकी FID की फुल फॉर्म है। FID की जो फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो ये फाउंड हुई थी यानी फाउंडेड कब हुई थी आपकी, फाउंडेड हुई थी आपकी 1895 में, 1895 में ये फाउंडेड हुई थी। कब फाउंडेड हुई थी आपकी, ये फाउंडेड आपकी हुई थी 1895 यानी 1895 में, 1895 में ये फाउंड हुई थी। 1895 में क्या ये फाउंड हुई थी, ये फाउंड कब हुई थी आपकी 1800। चलिए इसका जो आपके फुल फॉर्म आपने देख ली, इसका फाउंडेड आपने देख लिया। इसका भी जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका भी हेडक्वार्टर आपका नीदरलैंड में, हेडक्वार्टर आपका द हैग जो कि नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नीदरलैंड में क्या है इसका हेडक्वार्टर होगा। चलिए द हैग, ये आपने तीनों की बेसिक सी चीज़ देख ली। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट अब आपका होगा IAS। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपका है IASLIB। ये क्या है आपका, आइसलिब। तो आइसलिब अब आप देखेंगे तो आइसलिब, चलिए ये क्वेश्चन 4 का आपने ऑप्शन सी देखा है। FID की आपने फुल फॉर्म देख ली, इसका हेडक्वार्टर आपने देख लिया, ये कब की इसकी स्थापना यानी फाउंड कब हुई थी 1895 में, फाउंडेड इसके था ये 1895 1895 में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका एसलिब है, आइसलिब नहीं है, ये आपका एसलिब है। तो एसलिब का फुल नेम क्या होगा, फुल जो नाम है यानी पूरा जो नाम है आपका एसलिब का वो है आपका द एसोसिएशन यानी एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स। ये क्या है इसका फुल नेम है, तो ये क्या है इसका पूरा नाम है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स। ये फाउंडेड कब हुई थी, ये फाउंडेड हुई थी आपकी 1924 यानी 1924 में, 1924 में ये फाउंडेड हुई थी। ये फाउंडेड कब हुई थी आपकी 1924 में ये फाउंडेड की गई थी। तो फाउंडेड कब की गई थी आपकी 1924 में, 1924 है ये आपका इसका
पूरा नाम आपने देख लिया, पूरा नाम आपने इसका देख लिया। तो पूरा जो नेम है वो क्या है आप इसका, पूरा नाम है आपका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स। आपको ये साथ साथ क्यों करवाया जा रहा है, इसलिए करवाया जा रहा है जिसका इसका साथ साथ आपको फुल फॉर्म जो है आपको डिटेल में इसलिए की जा रही है, साथ साथ जो आपको ऑप्शन भी बताया जाए, जिससे क्या आप साथ साथ जो आपके ये, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके जो ये दी जाती है, आपको जो फुल फॉर्म है आपको ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर में आपसे पूछ ली जाती है। 1-2 नंबर में क्या क्वेश्चन आ ही जाता है, एसलिब की फुल नेम क्या है, या फिर एसलिब की कब जो स्थापना थी वो कब की गई थी, कब की गई थी उसकी ईयर आपको पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसलिए साथ साथ आपको ये करवाया जा रहा है। इसलिए क्या इसका ये साथ साथ आपको करवाया जा रहा है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या था आपका, ये इफला था, इफला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका है। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 5 में आपसे है द लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन, द लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन, जो पुस्तकालय के काम के घंटे का जो सीधा प्रभाव होता है, जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ेगा। तो जो पुस्तकालय का यानी कि पुस्तकालय के काम के घंटे का जो सीधा प्रभाव होता है, सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, सीधा प्रभाव यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो किस पर पड़ेगा, किस पर पड़ेगा। ऑप्शन ए 4th लॉ चौथा कानून, ऑप्शन बी 2nd लॉ दूसरा कानून, ऑप्शन सी 5th लॉ पांचवा कानून, ऑप्शन डी 1st लॉ पहला नियम या फिर पहला कानून। तो बताइए जो पुस्तकालय के काम के घंटे का जो इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्ट यानी सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ता है, तो किस पर पड़ता है, कौन किस पर पड़ेगा, तो वो पड़ेगा आपका किस पर पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका 1st लॉ पर, पहले नियम पर पड़ेगा, पहले नियम यानी पहले कानून पर आपका पड़ेगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या, 1st लॉ यानी पहले नियम पर, पहला जो नियम होगा आपका, पहला जो नियम है उस पर क्या आपका जो लाइब्रेरी का जो आपका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का जो काम का या फिर कार्य का सीधा कार्य के घंटे का जो सीधा प्रभाव होता है, जो सीधा प्रभाव होगा डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका सीधा प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा, तो सीधा प्रभाव आपका किस पर पड़ेगा, पहले नियम पर, पहले नियम पर लाइब्रेरी काम के घंटे का सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ेगा, पहले नियम पर, पहले नियम यानी कि 1st लॉ पर आपका पड़ेगा। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी 1st लॉ इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल विच facilitates the reclassification and recataloguing of document in a library is चलिए क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया था द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल विच फैसिलिटेट्स द रिक्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन लाइब्रेरी। तो नियामक जो सिद्धांत है आपका कौन सा, जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल यानी कि जो नियामक सिद्धांत है आपका, नियामक सिद्धांत है जो पुनः वर्गीकरण की सुविधा और पुनः वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करता है, सुविधा क्या करता है प्रदान करता है, और क्या जो आपका यानी कि एक पुस्तकालय में दस्तावेज की पुनः सूचीकरण प्रदान करता है। नियामक सिद्धांत जो पुनः वर्गीकरण की सुविधा और एक पुस्तकालय में दस्तावेज की पुनः सूचीकरण को क्या करता है प्रदान करता है। ऑप्शन ए आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, ऑप्शन ए क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का और सिद्धांत हो गया आपका क्या होगा ऑस्मोसिस का आपका सिद्धांत होगा। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ एड सर्टेनिटी, निश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन सी लॉ ऑफ
पार्सिमोनी, तो पार्सिमोनी का कानून। ऑप्शन डी लॉ ऑफ परमानेंस, स्थायित्व का नियम। स्थायित्व का क्या होगा आपका नियम होगा। तो बताइए ओस्मोसिस का सिद्धांत, ओस्मोसिस का क्या सिद्धांत हो गया आपका। फिर जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को सिद्धांत आप बोलते हैं। और जो एसर्टेनिटी है, एसर्टेनिटी क्या होगी आपकी निश्चितता, यानी कि निश्चितता क्या है आपका निश्चितता इसका हो गया। तो बताइए निश्चितता का सिद्धांत हो गया पार्सिमोनी, पार्सिमोनी का क्या कानून हो गया आपका। और परमानेंस यानी कि स्थायित्व, परमानेंस क्या आपका स्थायित्व है, तो स्थायित्व का कानून। तो बताइए जो आपका है नियामक जो सिद्धांत है, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव को क्या बोलते हैं नियामक बोलते हैं। नॉर्मेटिव क्या होगा आपका नियामक होता है। प्रिंसिपल आपका सिद्धांत होता है। फैसिलिटेड हो गया आपका रिक्लासिफिकेशन यानी पुनः वर्गीकरण, पुनः वर्गीकरण, पुनः क्या हो गया वर्गीकरण, पुनः वर्गीकरण, ये हो गया आपका पुनः वर्गीकरण, पुनः वर्गीकरण। तो बताइए आपका पूछा गया था क्वेश्चन में नियामक, यानी ये क्या आपका नियामक सिद्धांत है। जो नियामक सिद्धांत जो क्या करता है पुनः वर्गीकरण की सुविधा और एक पुस्तकालय में दस्तावेज की पुनः पर सूचीकरण, पुनः पर सूचीकरण की क्या करता है सुविधा प्रदान करता है। पुनः सूचीकरण की क्या करेगा सुविधा प्रदान करेगा। ये क्या आपका रिकैटलोगिंग का मतलब होता है पुनः सूचीकरण, पुनः पर सूचीकरण। तो बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या आपका। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का सिद्धांत क्या होगा इसका राइट आंसर है ओस्मोसिस का सिद्धांत। किसका सिद्धांत ओस्मोसिस का सिद्धांत इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन है आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा गया है द ऑथर ऑफ द बुक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज। क्वेश्चन 7 आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 क्या आपका इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम होंगे ऑल, यानी कि ये क्वेश्चन क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका किसके लिए ऑल लाइब्रेरियन एग्जाम, ऑल लाइब्रेरियन एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जितने भी आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम है सभी के लिए क्या होगा ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो ऑथर पूछा गया किसका ऑथर जो आपकी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसके पुस्तक, यानी जो पुस्तक है इसके पुस्तक के जो लेखक है ऑथर है वो कौन थे। तो बताइए जो आपकी पुस्तक है जो आपकी बुक है कौन से द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो उसके लेखक कौन होंगे, उसके लेखक आपसे पूछा गया है। तो लेखक क्या है आपका ऑप्शन है अब आपका मेलविल डेवी, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी WC, ऑप्शन सी क्या आपका WC बेरविकशायर्स, ऑप्शन डी DP, ऑप्शन डी क्या आपका PS, ऑप्शन डी आपका PS शिव स्वामी ज्यूर, शिव स्वामी लायर, शिव स्वामी लायर। तो बताइए कौन से, यानी जो पुस्तक है आपकी पुस्तक कौन सी है, पुस्तक है आपकी द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जो लेखक है वो कौन होंगे। तो लेखक थे आपके, तो क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्वेश्चन क्या आपको देखते ही क्या इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप लाइब्रेरी की तैयारी आपने की होगी उसमें भी ये बहुत बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। इसका बी यानी कि SR रंगनाथन क्या है, SR जो आपके रंगनाथन है कौन, जो आपके SR रंगनाथन है, SR रंगनाथन जो आपके है कौन, जो आपके SR रंगनाथन, SR रंगनाथन क्या है इसके लेखक है कि उनसे पुस्तक के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो जो पुस्तक है आपकी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसके जो ऑथर है आपके, इसके जो लेखक है वो कौन है, SR रंगनाथन है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो SR रंगनाथन ने
जो ये पुस्तक लिखी थी। तो इसके जो ऑथर है आपके एस.आर. रंगनाथन है। ये क्वेश्चन आपका जितने भी आपके लाइब्रेरी एग्जाम होते हैं सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है अब आपका। क्वेश्चन 8 में दिया गया खुदा बख्श ओरिएंट लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट तो जो खुदा बख्श है आपकी, खुदा बख्श जो है आपकी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर क्या है स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित होगी क्या, जो खुदा बख्श आपकी ओरिएंटल लाइब्रेरी है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। कौन सी, जो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी आपकी, ओरिएंटल पुस्तकालय आपका, वो कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन ए क्या आपका नागपुर, ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन बी क्या आपका दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन डी क्या होगा आपका कोलकाता। तो बताइए जो खुदा बख्श है आपकी ओरिएंटल, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी यानी जो पुस्तकालय आपका, पुस्तकालय वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन 8 ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 8। इसका जो राइट आंसर आपका पटना। तो कहाँ पर स्थित है खुदा बख्श ओरिएंटल यानी पुस्तकालय आपका पटना में स्थित है। कहाँ पर, पटना में स्थित है। पटना में क्या ये स्थित है, कौन सा, जो आपका खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है आपकी, ये आपकी पटना में स्थित है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 9। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ALA वॉज, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ALA वाज। तो ALA के पहले सचिव, सेक्रेटरी को क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी को बोला जाता है सचिव। क्या बोला जाता है, सचिव आप बोलेंगे। तो जो सेक्रेटरी यानी जो ALA है आपका, ALA के पहले सचिव आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया, ALA के पहले जो सचिव है वो कौन थे। तो आपको बताना है जो ALA है, ALA आपका क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA आपका ALA दिया गया है तो ALA आपसे पूछा गया ALA। तो ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA क्या है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होगा आपका। क्या होगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके आपसे पूछा गया है जो पहले सचिव है आपके, क्या है, जो पहले सचिव है ALA के पहले सचिव आपसे पूछा गया है। तो ALA के पहले सचिव कौन थे, ALA के पहले सचिव आपसे पूछे गया। इसका जो पूरा नाम है ALA का वो क्या है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। तो क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूर्ण नेम है या फिर फुल नेम आप इसको बोल सकते हैं। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे ALA के पहले सचिव, ALA के क्या पहले सचिव आपसे पूछा गया है। जो आपका ALA है, ALA की आपकी फुल फॉर्म आपको बता दी गई है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फुल फॉर्म क्या है इसकी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके जो फाउंडेड कब की गई थी, फाउंडेड है इसका 6 अक्टूबर कब 1876 यानी 6 अक्टूबर 1876। इसके जो फाउंडर्स है आपके, इसके फाउंडर्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो फाउंडर्स है वो कौन है, मेलविल डेवी इसके पहले फाउंडर्स है। फिर आपका नेक्स्ट पर क्या होगा, जस्टिन विंसर। फिर आपका है, ये सभी फाउंडर आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे आज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फाउंडर के आपको नाम दे सकते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं, तो आपको इनका पता होगा तभी आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा आपका फाउंडर नहीं है। तो ये आपका चार्ल्स अम्मी कटर। फिर आपका सैमुअल, फिर क्या आपका सैमुअल स्वेट ग्रीन।
ग्रीन क्या है इसके, ये सभी के सभी क्या है इसके, सभी के सभी, ये जो आपको चार नाम आपको दिख रहे हैं चारों के चारों इसके फाउंडर है किसके, ALA के सॉरी, सभी के सभी इसके। क्वेश्चन 9 का यानी क्वेश्चन 9 में आपसे ALA के पूछा गया था, पहले सचिव आपसे पूछे गए, तो पहले सचिव आपको दिख ही गया, इसमें कौन है पहले सचिव आपके, मेलविल डेवी है। कौन है, मेलविल डेवी। तो जो ALA की फुल फॉर्म है आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी जो फाउंडेड हुई थी वो कब हुई थी आपकी 6 अक्टूबर 1876 में इसकी स्थापना की गई है। इसके जो फाउंडर्स है, इसके जो फाउंडर्स है ये कौन कौन थे, मेलविल डेवी होगा, जस्टिन विंसर होगा, चार्ल्स अम्मी कटर सैमुअल, और फिर आपका नेक्स्ट जो लास्ट आपका बचता है, लास्ट में आपका सैमुअल स्वेट ग्रीन। आप जो इसका राइट आंसर होगा आपको पता ही चल गया, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा आपका, मेलविल डेवी। तो इसमें WA बोर्डन भी नहीं है आपका, RR बाउकर भी नहीं और J विटेकर भी आपका नहीं है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसका, जो फर्स्ट सेक्रेटरी आपके ALA के वो कौन है, मेलविल डेवी है, मेलविल डेवी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में आपका इन विच मंथ इन द नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये क्वेश्चन 10 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वो मंथ पूछा गया है जिसमें जो भारत है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कौन से महीने में मनाया जाता है। तो बताइए जो भारत है उसमें जो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह है वो कौन से मंथ में बनाया जाएगा, कौन से मंथ में मनाया जाता है। भारत में पूछा गया क्या, राष्ट्रीय पुस्तकालय राष्ट्रीय लाइब्रेरी वीक यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह आपसे पूछा गया है। सप्ताह क्या पूछा गया है कि जो भारत है यानी कि भारत में कब, यानी जो भारत है भारत में पुस्तकालय जो राष्ट्रीय यानी नेशनल लाइब्रेरी वीक है यानी पुस्तकालय सप्ताह है आपका, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन ए क्या आपका अक्टूबर, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी सितंबर, ऑप्शन डी दिसंबर। तो अक्टूबर हो गया, नवंबर होगा, सितंबर होगा और दिसंबर। तो कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, नवंबर में मनाया जाता है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी नवंबर इसका राइट आंसर होगा। तो जो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो होता है आपका वो भारत में कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका नवंबर में। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन जो 10 था आपने इसमें पूछा गया था जो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह होता है क्या, जो नेशनल लाइब्रेरी वीक होगा आपका वो कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है आपका, नवंबर में मनाया जाता है। नवंबर में भी वो कब से कब तक मनाया जाता है वो सप्ताह, यानी कब से स्टार्टिंग होती है, 14 से 20 नवंबर। कब से कब तक, यानी 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक हम इसे सेलिब्रेट करते हैं यानी 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये सेलिब्रेट होता है यानी नेशनल लाइब्रेरी वीक हम बनाते हैं। ये कब से बना रहा है, ये आ रहा है आपका 1968 से। कब से, 1968 से, यानी 1968 से आप भारतीय जो राष्ट्रीय जो पुस्तकालय सप्ताह आप मना रहे हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह आप मना रहे हैं जो कि नवंबर में आप मनाते हैं। नवंबर में आप मनाते हैं, नवंबर में भी कब से कब तक, नवंबर में भी आप मनाते हैं कब से कब तक, इसे मनाते हैं 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक। है क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए क्या इसे डिटेल में आपको करवाया जा रहा है, डिटेल में क्या आपको क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं जिससे आप को अच्छे से क्या क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो सके, इसलिए आपको डिटेल में करवाए जा रहे हैं। थीम होती है इसकी, जो थीम थी, थीम का क्या होती थी, इसकी जो थीम है कनेक्ट विद योर लाइब्रेरी। जो आपकी जो 2022 में इसकी थीम थी, 2022 में क्या थी इसकी जो थीम थी, थीम क्या थी इसकी, कनेक्ट विद योर लाइब्रेरी,
कनेक्ट विद योर लाइब्रेरी इसकी थीम थी। कब? 2022 में। 2022 में जो इसकी नेशनल लाइब्रेरी वीक की जो थीम थी, कब? 2022 में। 2022 में जो इसकी थीम रखी गई, थीम क्या थी आपकी? जो थीम थी वो थी कनेक्ट विद योर लाइब्रेरी, कनेक्ट विद योर लाइब्रेरी। ये क्या थी? इसकी थीम थी। जो आपका जो वीक मनाया जाता है नवंबर में, 14 से लेकर 20 नवंबर तक आप इसे मनाते हैं। यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय जो सप्ताह आपका मनता है वो कब मनता है? 14 से 20 नवंबर। कब से मना रहा है ये? 1968 से आप इसे मना रहे हैं। 1968 से आप इसे मना रहे हैं। इसकी थीम थी आपकी 2022 में कनेक्ट विद योर लाइब्रेरी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका दिया गया। क्वेश्चन 11 है, whom did the महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ invite to set up the public library system in Baroda? पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन बड़ौदा। जो महाराजा थे आपके, कौन से? सयाजीराव गायकवाड़। तो जो महाराजा कौन? जो सयाजीराव गायकवाड़ थे, उन्होंने बड़ौदा में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करने के लिए किसे आमंत्रित किया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे, उन्होंने जो बड़ौदा में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करने के लिए किसे इनवाइट किया था, किसे आमंत्रित किया था? तो किसे किया था? किसे किया था? जो पब्लिक लाइब्रेरी आपके होते हैं, कौन सी? ये होती है आपके सार्वजनिक लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी होगी आपके? सार्वजनिक पुस्तकालय आपका होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। कौन सा? सार्वजनिक पुस्तकालय। तो बताइए किसे इनवाइट किया था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसे इनवाइट किया था, किसने? जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे, उन्होंने बड़ौदा में जो प्रणाली यानी सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली जो स्थापित करने के लिए किसे आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स विलियम, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी W.A. बोर्डन, ऑप्शन डी विलियम क्रॉफोर्ड। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी W.A. बोर्डन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी W.A. बोर्डन क्या इसका राइट आंसर है? तो W.A. बोर्डन को उन्होंने इनवाइट किया था। कहाँ पर? जब उन्होंने महाराजा जो सयाजीराव गायकवाड़ थे, उन्होंने जो बड़ौदा था, बड़ौदा में सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थापित करने के लिए W.A. बोर्डन को इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 12 आपका दिया गया है, द कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। जो आपका कौन सा? जो आपका कोने मेरा जो आपकी सार्वजनिक पुस्तकालय, कोने मेरा पब्लिक यानी जो सार्वजनिक पुस्तकालय, कौन सा पुस्तकालय? सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कोने मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है आपको बताना है। स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन ए क्या आपका? कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी क्या होगा आपका? केरल होगा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन बी क्या आपका? मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई, ऑप्शन डी क्या आपका? चेन्नई। तो बताइए जो आपका ऑप्शन डी आपका चेन्नई। तो बताइए आपका जो कोने मेरा सार्वजनिक जो पुस्तकालय, कौन सा? कोने मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो कहाँ पर स्थित होगा? जो आपका कोने मेरा सार्वजनिक जो पुस्तकालय आपका वो स्थित है चेन्नई में। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी चेन्नई में आपका कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी या फिर कोने मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय आपका स्थित है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 13 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द मेन रोल ऑफ अ लाइब्रेरी इज टू हेल्प द यूजर्स गेन।
क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन रोल ऑफ ए लाइब्रेरी इज टू हेल्प द यूजर्स गेन। ग्रंथालय की मुख्य भूमिका उपयोक्ताओं को लाभ प्राप्त करने में सहायता करना है। द क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन रोल ऑफ ए लाइब्रेरी इज टू हेल्प द यूजर्स गेन। तो जो ग्रंथालय की यानी जो पुस्तकालय आपका यानी जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय होगी, उसकी जो मुख्य भूमिका होती है वो क्या होती है, जो यूजर्स होते हैं, जो उपयोगिता होते हैं, उनको क्या हेल्प करना, उनकी सहायता करना होता है। तो कैसे सहायता करने, यानी कि सहायता कैसे करते हैं। ऑप्शन ए एक्सेस टू प्यूपर, लोगों तक पहुँच। ऑप्शन ए क्या आपका लोगों तक पहुँच होगी आपकी। ऑप्शन बी आपका एक्सेस टू कल्चर, संस्कृति तक। कब, जो आपकी संस्कृति तक पहुँच। फिर आपका सेकंड जो ऑप्शन यानी थर्ड आपका एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान तक पहुँच। कहाँ तक, ज्ञान तक पहुँच। ऑप्शन डी आपका एक्सेस टू वर्ल्ड, दुनिया तक पहुँच। तो बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका लाइब्रेरी है, ग्रंथालय या फिर पुस्तकालय आप इसे बोल सकते हो। जो लाइब्रेरी है आपका, ग्रंथालय की जो मुख्य भूमिका होती है वो उपयोगिताओं को क्या पहुंचाना होता है, लाभ प्राप्त करने में सहायता करना है। तो कैसे सहायता करते हैं, तो कैसे सहायता करना है। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा आपका, कैसे सहायता करते हैं, वे सहायता करते हैं एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान तक पहुँच। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी ज्ञान तक पहुँच इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 13 भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो ग्रंथालय की जो मुख्य भूमिका होती है वो क्या होती है, उपयोगिता जो आपके होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, उनकी सहायता करना होता है। कैसे, एक्सेस टू नॉलेज यानी ज्ञान तक पहुँच इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, 14 है। क्वेश्चन 14 में आपका दिया गया S.R. रंगनाथन हैज परसीव्ड सेव द टाइम ऑफ द रीडर एज दी। तो S.R. जो रंगनाथन है आपके, S.R. रंगनाथन ने पाठक का जो समय बचाया वो पाठक का समय बचाए के रूप में माना जाता है। तो वो कौन सा लॉ है जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। S.R. रंगनाथन जो आपके S.R. रंगनाथन ने पाठक है आपका, पाठक का समय बचाए डैश के, पाठक का क्या समय बचाया यानी शेव द टाइम, यानी कि समय बचाया किसका, पाठक का समय बचाया। तो समय किसका बचाया, पाठक का जो समय बचाया किसने, S.R. रंगनाथन ने, वो परसिव्ड यानी हैज परसिव्ड, तो के रूप में, तो कौन से रूप में मनाया, के रूप में मनाया। तो बताए परसिव्ड यानी रूप हो गया, तो कौन से रूप में बनाया इसका, इसमें पता लो बताया गया है, तो कौन सा लो होगा वो एक एक करके अब हम लोग देखेंगे। तो पाठक का समय बचाया किसका, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का क्या बचाया, समय बचाया, पाठक का समय बचाया, सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाया। ऑप्शन ए सेकंड लो, द्वितीय नियम, सेकंड लो क्या आपका दूसरा नियम हो गया, सेकंड लो आपका होता है दूसरा नियम। फिर आपका ऑप्शन बी फर्स्ट लो, पहला नियम। ऑप्शन सी फोर्थ लो, चौथा नियम, ऑप्शन सी क्या आपका चौथा नियम। ऑप्शन डी थर्ड लो, तीसरा नियम, ऑप्शन डी क्या आपका तीसरा नियम। ये आपके एक एक करके आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए जो S.R. रंगनाथन है वो, उसने जो पाठक का जो समय बचाया वो कौन से रूप में बचाया, तो कौन सा वो लो है, कौन सा वो नियम पूछा गया है। तो कौन सा नियम है, वो नियम है आपका
कौन सा नियम होगा? वो नियम था फोर्थ लॉ यानी चौथा नियम। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो पाठक का समय बचाया जो वो नियम आपका है वो फोर्थ लॉ में है। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 15 में क्या आपका मेडलर्स, क्वेश्चन 50 आपका मेडलर्स ऑफर्स ए फ्री वेब बेस्ड सर्विस कोल्ड। तो मेडलर्स ऑफर्स ए फ्री वेब बेस्ड सर्विस कोल्ड। मेडल्स एक मुफ्त वेब आधारित सेवा प्रदान करता है। जो मेडलर्स होता है वो क्या करता है? एक मुफ्त वेब सेवा प्रदान करता है। वेब आधारित जो सेवा होती है यानी कि बेस्ड यानी कि फ्री वेब यानी कि जो फ्री होती है यानी मुफ्त होती है, वेब आधारित सेवा प्रदान करता है जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। जो मेडलर्स है वो क्या करता है? एक मुफ्त वेब आधारित, मेडलर्स एक फ्री वेब यानी मुफ्त वेब आधारित सर्विस सेवा प्रदान करता है जिसे कहा जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या आपका? एग्रिस। ऑप्शन ए आपका एग्रिस। ऑप्शन बी इंडेक्स ईईसी। ऑप्शन सी क्या आपका? पबमेड। ऑप्शन सी होगा आपका पबमेड। ऑप्शन डी इनिस, INIS, आई होगा आपका, फिर आपका एन है, फिर आपका आई है, देन आपका एस है, एस हो गया, और फिर आपका था एग्रिस, एग। ऑप्शन ए था आपका एग्रिस हो गया। ऑप्शन ए में क्या था आपका? एग्रिस हो गया। फिर आपका इंडेक्स ईईसी, इंडेक्स ईईसी हो गया। तो ये क्या आपका क्वेश्चन में पूछा गया। जो मेडलर्स है एक मुफ्त वेब आधारित सेवा प्रदान करता है जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा गया उसे कहा जाता है आपका पबमेड। क्या कहा जाता है? पबमेड आपका कहा जाता है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। जो मेडलर्स है एक मुफ्त सेवा प्रदान करता है, जो मुफ्त सेवा प्रदान करता है उसे कहा जाता है पबमेड कहा जाता है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में आपका दिया गया द ग्रेट हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरीज इन द एशियन टाइम्स वाज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेट। क्वेश्चन 16 में आपका दिया गया है जो ग्रेट हिस्ट्री है इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरीज इन द एशियन टाइम्स वाज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द। प्राचीन काल में, प्राचीन जो काल था उसमें क्या पुस्तकालय का महान इतिहास और विकास काफ़ी हद तक प्रभावित था। तो किससे प्रभावित था वो पूछा गया है। तो काफ़ी हद तक जो प्रभावित था वो किससे था? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। पब्लिक लाइब्रेरी क्या होगा आपका? सार्वजनिक पुस्तकालय होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय आपका बनता है। ऑप्शन ए क्या आपका? सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी आपका मॉडर्न पुस्तकालय, आधुनिक। ऑप्शन बी क्या आपका? आधुनिक पुस्तकालय, आधुनिक पुस्तकालय हो गया आपका। फिर आपका सी प्राइवेट पुस्तकालय, सी क्या आपका? प्राइवेट पुस्तकालय यानी प्राइवेट लाइब्रेरीज, निजी पुस्तकालय। ऑप्शन डी मोनेस्टिक लाइब्रेरीज, मठवासी पुस्तकालय। क्या होगा इसका? मठवासी पुस्तकालय। क्वेश्चन 16 में पूछा गया प्राचीन काल में पुस्तकालयों का जो महान इतिहास और विकास था वो काफ़ी हद तक प्रभावित था। तो किससे प्रभावित था वो पूछा गया है। तो किससे प्रभावित था वो आपको बताना है क्वेश्चन 16 का। तो किससे प्रभावित था वो? मठवासी पुस्तकालय से प्रभावित था, मोनेस्टिक लाइब्रेरी से प्रभावित था। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर है? मठवासी या फिर मोनेस्टिक लाइब्रेरी इसका राइट आंसर होगा। जो प्राचीन काल था उसमें जो पुस्तकालयों का जो महान इतिहास और विकास था वो काफ़ी हद तक मोनेस्टिक लाइब्रेरी या फिर मठवासी लाइब्रेरी से प्रभावित था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 16 भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है आपका ए सॉफ्टवेयर सिस्टम अलोइंग क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन रिलेटेड सिलेक्शन बाय टेक्स्ट एंड अदर ग्राफिक मटेरियल इज कॉल्ड। क्वेश्चन में दिया गया आपका क्वेश्चन 17 में क्या आपका ए सॉफ्टवेयर सिस्टम अलोइंग क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन रिलेटेड सेक्शन बाय टेक्स्ट एंड अदर ग्राफिक्स मटेरियल इज कॉल्ड। तो जो टेक्स्ट और अन्य ग्राफिक सामग्री है वो किस, जो आपकी टेक्स्ट है, टेक्स्ट हो गया आपका, और जो अन्य ग्राफिक सामग्री है वो द्वारा यानी किसके द्वारा संबंधित है। तो वर्गों के बीच क्या आपका वर्गों के बीच आपका क्रॉस रेफरेंसिंग की अनुमति देने वाली एक सॉफ्टवेयर प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाएगी? आपकी एक प्रणाली कहलाती है। तो किसके द्वारा संबंधित वर्गों के बीच है? ऑप्शन ए हाइपरलिंक। ऑप्शन ए क्या आपका? हाइपरलिंक। ऑप्शन ए होगा आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हो गया आपका। ऑप्शन बी ऑप्शन डी क्या आपका? एक्सपर्ट टेक्स्ट, विशेषज्ञ पाठ। ऑप्शन बी होगा आपका एक्सपर्ट टेक्स्ट यानी विशेषज्ञ पाठ। ऑप्शन सी होगा अब आपका हाइपर बुक। ऑप्शन सी क्या आपका? हाइपर बुक। ऑप्शन डी अब आपका हाइपर टेक्स्ट। ऑप्शन डी क्या आपका? हाइपर टेक्स्ट। ऑप्शन डी आपका हाइपर टेक्स्ट। तो बताइए क्वेश्चन में दिया गया आपका, क्वेश्चन में क्या है आपका? क्वेश्चन में आपका दिया गया है, जो क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है आपका, जो किससे यानी क्रॉसिंग पूछा गया है, तो किस किस के इसमें द्वारा संबंधित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 17 का आपका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट। ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट से संबंधित है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 18 में आपका द ईयर 1876 अपीयर्स to have made a distant epoch in the progress of library movement in. The year 1876 appears to have made a distinct epoch in the progress of library movement in. वर्ष 1876 में, वर्ष 1876 में क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में दिया गया था आपका, तो वर्ष 1876 में क्या वर्ष जो आपके 1876 है यानी कि लाइब्रेरी मूवमेंट पुस्तकालय आंदोलन की प्रगति, पुस्तकालय आंदोलन की जो प्रगति थी आपकी, कब पुस्तकालय आंदोलन की प्रगति वर्ष 1876 में एक अलग युग बना प्रतीत होता है। ऐसा होता है कि क्या एक जो है अलग युग बना प्रतीत होता है, कब? जो वर्ष 1876 था जिसमें पुस्तकालय आंदोलन की प्रगति की गई थी। ऑप्शन ए ये कहाँ पर हुई थी, ये आपसे पूछा गया है, तो कहाँ? ऑप्शन ए आपका इंडिया, भारत। ऑप्शन ए क्या होगा? इंडिया, भारत। ऑप्शन बी होगा आपका चाइना। ऑप्शन बी क्या आपका? चाइना यानी चीन हो गया। ऑप्शन सी यूके यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी अमेरिका। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? अमेरिका। तो बताइए क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पुस्तकालय आंदोलन की जो प्रगति थी आपके 1800 वर्ष, कब? 1876 में एक अलग युग बना प्रतीत होता है। एक क्या अलग युग बना प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन डी अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन 19 में पूछा गया है द नेम ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए इज, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो यूएसए की है उसका नाम पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय किसकी? यूएसए की, यूनाइटेड, ये आपका है यूएसए, यानी यूएसए की आपसे पूछी गई है। यूनाइटेड ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए आपसे पूछा गया है, यूएसए। क्वेश्चन 19 में क्या था आपका? द नेम पूछा गया था किसका? जो राष्ट्रीय पुस्तकालय किसका? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड, यूएसए का फुल या क्या आपका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है आपका? संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा आपका ये। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का आपसे पूछा गया, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसका, यानी जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है किसकी? यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपका ओरिएंटल लाइब्रेरी, ओरिएंटल लाइब्रेरी होगा। ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस पुस्तकालय। ऑप्शन सी ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश संग्रहालय। ऑप्शन डी इंपेरियल लाइब्रेरी, इंपेरियल लाइब्रेरी। म्यूजियम को क्या कहते हैं? संग्रहालय आप कहेंगे, क्या कहेंगे? संग्रहालय कहा जाता है। म्यूजियम को क्या कहा जाता है? संग्रहालय कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है, तो राष्ट्रीय जो पुस्तकालय उसका नाम आपसे पूछा गया किसका? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम आपसे पूछा गया, तो उसका नाम है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस पुस्तकालय। क्या नाम है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस पुस्तकालय। क्या नाम है बच्चों? नाम है कांग्रेस पुस्तकालय, कांग्रेस, कांग्रेस पुस्तकालय, कांग्रेस पुस्तकालय नाम है। क्या नाम है? कांग्रेस पुस्तकालय उसका नाम होगा, कांग्रेस पुस्तकालय नाम है। तो क्या नाम है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम आपसे पूछा गया है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। चलिए नेक्स्ट, म्यूजियम को संग्रहालय कहते हैं, म्यूजियम को क्या कहेंगे? संग्रहालय आप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 20 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 20 में है द ऑर्गेनाइजेशन विच केजेस टू ग्रोविल petrify on Paris has direct impact on, has direct impact on, तो द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 20 भी, क्वेश्चन 20 में आपसे पूछा गया जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन 20 था आपका, ये संगठन है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है आपका, जो विकास क्या कर देता है? विकास करना बंद कर देगा, वह डर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? तो सीधा प्रभाव पड़ता है तो कौन से लॉ पर या कौन से नियम पर ये क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ता है। संगठन जो होता है वो क्या कर दे? या तो विकास करना बंद कर दे, या वह डर जाएगा या नष्ट हो जाएगा। क्या? पैटिफाई, या डर जाए या फिर नष्ट हो जाए। उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, सीधा प्रभाव होता है, वो कौन से लॉ पर पड़ता है? तो कौन से लॉ पर पड़ेगा? ऑप्शन ए थर्ड लॉ, तीसरा नियम। ऑप्शन बी फोर्थ लॉ, चौथा नियम। ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ, पांचवा कानून। ऑप्शन डी सेकंड लॉ, दूसरा
कानून, तो कौन से कानून पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा? तो जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो 5th लॉ पर पड़ता है। किस पर? 5th लॉ पर। जो संगठन होता है वो या तो विकास करना बंद कर दे, ग्रो यानी केजेस टू ग्रो, विकास करना बंद कर दे, या फिर वह डर जाए या फिर नष्ट हो जाए, उसका जो सीधा प्रभाव आपका पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका पड़ता है, जो सीधा प्रभाव पड़ेगा, सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो कौन से लॉ पर पड़ता है? तो सीधा प्रभाव पड़ता है आपका 5th लॉ पर, 5वें नियम पर। 5वां जो नियम या फिर कानून आपका होगा उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो संगठन होता है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है, वो क्या कर दे, या तो विकास करना बंद कर दे, या फिर वो डर जाए, या फिर वो नष्ट हो जाए, तो उसका जो सीधा इम्पैक्ट आपका पड़ता है, सीधा जो प्रभाव होगा वो किस पर पड़ता है? वो 5th लॉ यानी 5वें कानून पर आपका पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका लास्ट। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन 20 यानी यही क्वेश्चन क्या आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इससे आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, आपको पढ़ाना कैसे लगा, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी से चलती रहे। अब डेली आपको क्लासेस मिलेगी, क्योंकि आपका जो 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है, 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का आपका टाइम है, 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है, कम टाइम आपके पास बचा है, इसलिए अपना चैनल है, जो बच्चे नए होंगे चैनल पर, वे चैनल यानी कि यूट्यूब चैनल जो आपका है परीक्षा सहपाठी, से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन आपका होता है उसे भी ऑन करके रखिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स है या जो भी आपके रिलेटिव्स है जो DSSB की प्रिपरेशन करें, लाइब्रेरियन की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें उनसे वीडियो साझा कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।